सरकार भाजपा की बनेगी, यानी मुख्यमंत्री और भी भाजपा का होगा। मुझे कभी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। जो शिया समुदाय है उसने देश के अंदर जो दूरियां पैदा करी हैं देश के सुन्नी मुसलमान और देश के हिंदुओं के दरमियान, उस पर हमें नजर रखने की जरूरत है। मुसलमानों के बगैर हिंदुत्व मुमकिन ही नहीं है। शिया समुदाय जो है वो एक विदेशी समुदाय है, उसका भारत की संस्कृति से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि शिया वो लोग हैं जो हुमायूं के साथ और मुख्तलिफ लोगों के साथ में यहाँ आए थे, और अंग्रेजों के जमाने में भी उन लोगों ने, कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का ना नुमाइंदा है, ना प्रवक्ता है, ना भारतीय जनता पार्टी की सोच का आदमी है। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर चले जाते हैं। वतन समाचार में विशेष बातचीत में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मौलाना सुहैब कासमी साहब। मौलाना साहब पिछले 1996 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आरएसएस की मुस्लिम जो विंग है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उससे भी आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं। दारुल उलूम देवबंद से आपकी फरागत है। मौलाना कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं अपने मोहम्मद बारे साहब? में ब्रीफ में बताएं आप। मैं सुहैब कासमी, मैं दिल्ली रहता हूँ। कलाम बाग मैंने हरदोई में किया हज़रत मौलाना बरकतुल्लाह साहब के साथ, उनके पास। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद में लगातार 8 साल तक तालीम हासिल की। उसके बाद सन 99 में दारुल उलूम में रहा और सन 2000 में दारुल उलूम वक्फ से फरागत हुई। कोशिश रहती है कि मिली मसाइल और ख़ास तौर पर जो पिछले 70 सालों के अंदर जिन मसाइल पर दूरियां बनी हैं अपने वतनी भाइयों के साथ में, और आज पूरे मुल्क में दोनों तबकात के दरमियान जो खाई बन गई है, उसको पाटने के अंदर हम अपना किरदार अदा कर सकें। सुहैब साहब, दारुल उलूम देवबंद आप आरएसएस के एक बड़े नेता इंद्रेश कुमार को लेकर के गए थे, कैसा तजर्बा रहा? देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि जितनी गलतफहमियां दोनों तरफ हैं, चाहे वो मुसलमानों के तंजीमों में हो या आवाम में हो या आरएसएस की लीडरशिप में हो, डायलॉग के जरिए दूर होनी चाहिए। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा है, आपने हमेशा सब लोगों से डायलॉग किए, जब ही इस्लाम की तालीमात और इस्लाम की खूबियाँ लोगों तक पहुँची। और यही वहाँ मिशन क्या बातचीत हुई थी देवबंद के अंदर? दारुल उलूम देवबंद को लेकर जो गलतफहमियां थी बहुत सारी, और कहीं ना कहीं मीडिया और जो सपोर्ट लोग हैं वो बातें करते हैं, उससे जो जो गलतफहमियां थी उनमें बहुत सारी गलतफहमियों का इजाला हुआ। यहाँ तक के दारुल उलूम के बारे में ये था कि वो लोग इस किस्म के लोगों से जो हिंदू तंजीमों के लोगों से मिलते नहीं हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं और अपनी उनकी अलग अलग दुनिया है। तो इस तरीके से जो इनकी ये गलतफहमियां कैसे थी वो भी, आसान हुआ था? देखिए ऐसे है कि शुरू से ही मैंने एक बार कोशिश 2003 में की थी। तो उस टाइम सुदर्शन जी हयात थे जो आरएसएस के संचालक थे, तो उन्होंने भी एक दल भेजा था वहाँ 2003 में, और आरएसएस के कई बड़े लीडर वहाँ गए थे, मगर उस वक्त सिर्फ दारुल उलूम देखकर वो लोग आ गए थे और कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हो पाई थी। और इस बार गए तो मोहतमिम साहब से मुलाकात भी हुई और दारुल उलूम के असातिज़ा भी थे, और उन्होंने दारुल उलूम का तारुफ हिंदी में जो किताब थी दारुल उलूम की वो पेश करी। और उसी के बाद में कई चीज़ें हुई, और फिर मुमकिन हो सका कि बहुत सारे मसाइल जो हमारे मुल्क के हैं उनको हल करने के अंदर भी हम जैसे कि अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उस पर भी एक समन्वय बना। लेकिन अगर सुहैब हम साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि ये मुसलमानों का जो परसेप्शन है आपकी पार्टी को लेकर के या आरएसएस को लेकर के या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को लेकर के, ये मुसलमानों के बीच में घर का भेदी लंका ढाए वाला काम कर रहे हैं, या इनकी जो आधार है वो मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आरएसएस का या भारतीय जनता पार्टी का आधार मुस्लिम दुश्मनी पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों का ही ये मानना है कि देश का मुसलमान 25 करोड़ इस मुल्क का एक पाया है, इस मुल्क का एक हिस्सा है। अगर ये कमज़ोर रहेगा तो हमारा देश न तरक्की कर सकता है, न देश के अंदर अमन शांति और मोहब्बत जो है कायम रहेगी। मुल्क जब भी बनेगा कि जबकि दोनों कौमें साथ मिलकर चलेंगी। इसका इजहार विज्ञान भवन के अंदर मोहन भागवत जी ने पिछले साल एक बड़ी सभा के अंदर कहा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों अगर मुसलमान नहीं हैं और नहीं रहेंगे तो हमारे मुल्क का वजूद नामुमकिन है, क्योंकि हिंदुत्व की जो परिभाषा लोग बनाते हैं उस पर सवाल किया गया था। तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बगैर हिंदुत्व मुमकिन ही नहीं है।
और देश के अंदर हमारी जो तहजीब है, मिली-जुली तहजीब, हमारे आसार हैं, हमारी रिवायतें हैं, दोनों मिलजुल के आगे बढ़ाएं, जब ही हमारा मुल्क बनेगा। यही आदेश आरएसएस का है और यही संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। फिर आप तो कश्मीर से भी काफी करीब से जुड़े हुए हैं। कश्मीर में जो पिछले 6-7 महीने से कहा यह आरोप ये है आपकी पार्टी पर कि पूरे कश्मीर को एकदम एक पिंजड़ा बना दिया है, एक कैदखाना बना के रख दिया। कहा यह भी जाता है कि सिया और एनआरसी के जरिए से आप मुसलमानों को देश से निकालना चाहते हैं। इस तरह के आरोप है। लिंचिंग की जो घटनाएं होती हैं उसको किस तरह से आप हैंडल करेंगे? क्या सोसाइटी में आप आंसर देंगे जब आपसे पूछा जाएगा? देखिए, कश्मीर में धारा 370 और 35A का जो मसला था वो एक टेम्पररी दफा थी, जिसके तहत बहुत सालों से वहाँ मसाइल उलझे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर ये चीज़ थी कि हम इन मुद्दों को हल करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी 80 में कायम हुई तो पहला मैनिफेस्टो बना था, उसके अंदर ये था हम 35A और 370 को खत्म करेंगे और कश्मीर को हिंदुस्तान से ऐसे ही जोड़ेंगे जैसे कि तमाम सूबे हैं। 5 सालों तक सरकार कोशिश करती रही कि समन्वय बने, डायलॉग हो, मगर कश्मीर की लीडरशिप ने, वहाँ की आवाम ने, वहाँ के उलमा ने, वहाँ के जिम्मेदार लोगों ने इन मुद्दों पर बात करने बिल्कुल बंद कर दी और जो दरवाजे खुले हुए थे बातचीत के बिल्कुल बंद कर दिए। तो सरकार को मजबूरन अचानक ये फैसला लेना पड़ा कि 370 और 35A हम खत्म कर रहे हैं। अगर डायलॉग जारी रहते तो मुझे उम्मीद है कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल आता कि 70 भी खत्म हो जाती और वहाँ कश्मीरियों के लिए बहुत अच्छे जो है परिणाम भी सामने आते। नहीं, इसलिए डायलॉग बंद हो गया तो आप लोगों ने जबरदस्ती कर दिया? नहीं, देखिए, सरकार का संकल्प था, सरकार करना चाहती थी, मगर कश्मीरियों को साथ लेके करना चाहती थी, कश्मीरी अवाम को साथ बिठा के करना चाहती थी कि वो इसका अल्टरनेट जो है दें और हम एक अच्छी राह पे आगे बढ़ सकें। मगर वहाँ की जो लीडरशिप है, खासकर फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती सईद, सज्जाद लोन और ये अल्ताफ बुखारी और हुर्रियत के लोग, जिन्होंने वहाँ की आवाम को बहकाया, फुसलाया और कभी भी सरकार के साथ, हिंदुस्तान के साथ बैठने नहीं दिया। जबकि हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान एक जो पुल था अवाम का और बातचीत का, उसको बंद करने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की आवाम आज भी अब इस 70 को खत्म होने को अपने मुखालिफ समझती है। जबकि हकीकत ये है, सरकार आज भी चाहती है कि कश्मीर की आवाम साथ बैठे और वहाँ अमन और अमान के लिए और कश्मीर की उन्नति के लिए, कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए वो काम करे। कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या सरकार के नजदीक एक यूपी का, बिहार का, मध्य प्रदेश का शहरी है, ऐसे ही कश्मीर के शहरी और कश्मीर की तमाम चीजें हैं। कोई भी फर्क इनकी नीयतों में नहीं है। अगर से बातचीत हो तो बहुत सारे मसाइल है। सरकार की नीयत पे लोगों को विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कारण? देखिए, सरकार की नीयत पे इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि कश्मीर की जो अवाम है वो बार बार नई लीडरशिप वहां पैदा करती है और उन्हीं लोगों को दोबारा जिंदा करती है। कभी फारूक अब्दुल्ला को, कभी मुफ्ती सईद को या उनकी बेटी को या मौलाना नबी आजाद को। एक नई लीडरशिप कश्मीर में जिंदा होनी चाहिए जो मजहबी उसूलों को भी जानती हो और कश्मीरियत को भी जानती हो और वो ये मानती हो कि कश्मीर के अंदर अमन व अमान अगर होगा और कश्मीर अगर महफूज रहेगा तो हिंदुस्तान के साथ ही महफूज रह सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की 25 करोड़ अवाम तमाम कश्मीर को अपने साथ रखना चाहती है। सुहैब साहब हैं जो अटल जी पर विश्वास करते थे, उनकी जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत पर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिशें जो की, अटल जी से भी ज्यादा कोशिशें करी। सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जो ईद पर और 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर और दिवाली पर कश्मीर गए। उन्होंने वहां जाके लोगों से मुलाकातें करी और वहां मुबारकबाद दी और वहां के फौजियों के साथ में, वहां की आवाम के साथ में त्योहार मनाए। हर सुख दुख के अंदर वहां पर कश्मीरी आवाम से जुड़ के रहे। और आज भी हमारे प्रधानमंत्री की नीयत जो है वो ये है और गृह मंत्री की नीयत ये है कि कश्मीर की आवाम को हम साथ जोड़ के चलें। जो लिंचिंग की घटनाएं होती हैं या जो लोग लिंचिंग करते हैं उनको आपकी पार्टी के नेता जा करके माला पहनाते हैं और वो नेता नहीं, छोटे मोटे नहीं, मंत्री केंद्र में रह चुके हैं, रह रहे हैं या हैं, फिर कैसे आप सेटिस्फाइड करेंगे कि हम दूरियां दूर करना चाहते हैं? देखिए, मॉब लिंचिंग को भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी सही नहीं माना, हमेशा उसका विरोध किया है। प्रधानमंत्री से लेकर हमारे किसी भी मिनिस्टर ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि मोब लिंचिंग वालों की हिमायत होनी चाहिए। एक मिनिस्टर ने झारखंड के अंदर मोब लिंचिंग करने वाले का इस्तकबाल किया था। आज उस मिनिस्टर की आप हैसियत देख लीजिए कि वो कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी सजा देती है, कोई भी मुजरिम होता है, चाहे वो अखलाकी मुजरिम हो, चाहे वो अवाम का मुजरिम हो, सजा मिलती है। किसी भी मोब लिंचिंग करने वाले की पुष्टपनाही भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की है और यही वजह है 130 करोड़ लोगों के अंदर चंद वाकयात तो हुए मगर वो वाकयात बढ़े नहीं, वहीं होकर रह गए।
अगर पार्टी या संगठन उनकी फिर पुष्टि नहीं बाबरी करता। मस्जिद का भी सवाल तो पूछा जाएगा आपसे कि मस्जिद 28-30 साल पहले गिराई गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन उसके बावजूद कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई मुजरिम नहीं पाया गया। बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है, शुरू से ही भाजपा सरकार का ये मानना था कि हम अदालत से बाहर तमाम मसाइल को, चाहे बाबरी मस्जिद का हो या काशी का हो या बनारस का हो, मथुरा का हो या और मसाजिद का हो या और दरगाहों का हो, तमाम मसाइल को हम अदालत के बाहर बैठ के हल करें और अब बड़े भाई छोटे भाई की हैसियत से हल करें। मगर मुस्लिम तंजीमों के रहनुमाओं ने कभी भी बातचीत को तरजीह नहीं दी। जिसने बातचीत की कोशिश करी उससे बिकाऊ, दलाल और जो है पैसों में बिक गया, इस किस्म की बातें करके उस बातचीत को खराब करने की कोशिश करी। मस्जिद को आपने राम जन्मभूमि बता दिया, कोई मुसलमान भी जा करके अगर किसी मंदिर को अपनी जन्मभूमि बता दे कि साहब यहाँ फला पैगंबर पैदा हुए थे, तो ये तो आस्था तो कोई चीज मसले का हल नहीं है, आस्था तो कभी एंड ही नहीं है इसका। देखिए ऐसा है, 100 करोड़ लोग उसको राम जन्मभूमि मानते हैं, 25 करोड़ लोग उसे बाबरी मस्जिद मानते हैं, और इन मसाइल का हल आप कोर्ट के जरिए चाहते थे, एविडेंस पेश किए, पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम चीजें पेश करी, उसके बाद में हार गए। मगर हमारी कोशिश ये थी कि ये मुद्दा कोर्ट से बाहर हल होना चाहिए, भाई भाई की तरह बैठ के हल होना चाहिए। साफ तौर पे संघ का ये कहना था कि जिस तरीके से आपके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत है, ऐसे ही हमारे लिए रामचंद्र जी की अहमियत है। इस मुद्दे को हम अदालतों के जरिए, ताकत के जरिए हल नहीं करना चाहते। मगर देश का मुसलमान बार बार बजिद रहा। हमारी तंजीमों के वो रहनुमा जो कांग्रेस और उसकी बी टीमों के इशारे पे काम कर रहे थे, उन्होंने बार बार ये कहा कि कोर्ट के जरिए हम ले लेंगे, कोर्ट से हम ये कर देंगे। आखिर कोर्ट में जाने का अंजाम उनको सामने आ गया कि कोर्ट में कोई एविडेंस पेश नहीं कर पाए। उनसे पूछा गया कि मीर बाकी को जो जगह दी गई थी वो किसने अलॉट की थी, वो किसने वक्फ की थी। उसके बाद में उनका कोई जवाब नहीं था, कागजात वो सारे खो चुके थे, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, ये दोनों वो तंजीमें हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद के मसले के ऊपर सिर्फ आवाम को भड़काने का काम किया। इस मुद्दे को हल करने के लिए कभी उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के साथ में और मुस्लिम हमदर्दी के साथ में आगे नहीं बढ़े। मौलाना अली मियां नदवी ने रहमतुल्लाह अलैह ने, जो नदवे के बानी थे, उन्होंने कोशिश की थी, मगर उनको भी बिकाऊ कहा गया। उसके बाद कई उलमा इकराम ने कोशिश करी, आज से 15 और 20 साल पहले। आप लोगों पे भी सोशल मीडिया पे काफी आरोप लगते हैं, काफी तरह की कीटा कटाक्ष किए जाते हैं, उसे किस तरह आप देखते हैं? आप लोगों की भी इमेज को धूमिल किया जाता है, इतना मुश्किल होता है सोसाइटी में अपने आप को सरवाइव करने में या लोगों को बताने में कि नहीं बीजेपी अच्छी पार्टी है, संघ अच्छा काम कर रहा है, उसकी कोई मुस्लिम दुश्मनी नहीं है, कैसे बताएंगे? देखिए हम उस वक्त से काम कर रहे हैं कि पहले हमने खुद समझा और अपने अकाबरीन से, उलमा से और हमारे जो उस्ताद थे हज़रत मौलाना बराड़ साहब, उनसे मशवरा करने के बाद में हमने ये पार्टी ज्वाइन करी। और उन्होंने हमें बताया कि काम भारतीय जनता पार्टी में आप करेंगे, मुश्किल काम है, बर्दाश्त करना पड़ेगी। जब कोई अच्छा काम करता है, कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करता है, उसे बुराइयां मिलती हैं और मुझे गालियां बकते हैं लोग या बुरा भला कहते हैं, कोई मुझे बुरा नहीं लगता। बल्कि मैं ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरी जो कौम है इसको अक्ल सलीम अता फरमा, तमाम चीजों को समझ सके और अपने हक में अच्छे फैसले कर सके। अभी कितने मुसलमान बीजेपी से आपकी तरह जुड़े हुए हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम लोग काम करते हैं। भाजपा ने हमें पार्टी के अंदर यही हुक्म दिया है, हमारे लीडरों ने, और यही उनकी चाह है, यही हमारा मैनिफेस्टो है, यही हमारा एजेंडा है कि मुसलमानों के काम किए जाएं और मुसलमानों के और गैर मुस्लिमों के दरमियान जो दूरियां हैं और उनको कम किया जाए, उस पर हम लोग काम करते हैं। और आज अगर शुरुआत में हम देखते ये थे कि बीजेपी में अटल जी के बराबर में एक नेता खड़ा हुआ करते थे, सिकंदर बख्त साहब, लेकिन आज उस लेवल की कोई अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आ रही। देखिए ये हकीकत है कि आज हमारी लीडरशिप कमजोर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उसकी वजह यह है, देश का जो मुसलमान है उसको मुस्लिम तंजीमों ने जिस अंदाज से बहकाया है, फुसलाया है, इसलिए अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में जो ताकतवर लोग आते हैं वो बहुत दिन नहीं रुक पाते, क्योंकि उनको अपने मोहल्लों में और अपने इलाकों के अंदर कई किस्म की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर जब वो मैच्योर हो जाते हैं, उन्हें वक्त लग जाता है, तो फिर वो मजबूती के साथ काम करते हैं। और दूसरी एक बुनियादी वजह ये रही है कि आज हमारे देश के अंदर जो विदेशी ताकतें हैं, और खास तौर पे मैं माफ करिएगा जो शिया समुदाय है, उसने देश के अंदर जो दूरियां पैदा करी हैं देश के सुन्नी मुसलमान और देश के हिंदुओं के दरमियान, उस पर हमें नजर रखने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पे तो ये आरोप लगता है कि शिया भाजपा के सपोर्टर हैं, अब आप शिया समुदाय पे संगीन आरोप लगा रहे हैं।
जी देखिए शिया समुदाय जो है वो एक विदेशी समुदाय है, उसका भारत की संस्कृति से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि शिया वो लोग हैं जो हुमायूं के साथ और मुख्तलिफ लोगों के साथ में यहाँ आए थे, और अंग्रेजों के जमाने में भी उन लोगों ने जो है अंग्रेजों के साथ में अपने अलायंस किए। यही वजह है कि देश में सारे के सारे नवाब वो शिया बने, और शिया बनने के बाद उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी। सरकार जब भी जिसकी आती रही, मोहम्मद सर अली जिन्ना से लेकर संघ पीर पे बाकी भी तो तक। अंग्रेजों की मुखबिरी का आरोप लगता है, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए जितने नवाब बनाए गए देश के अंदर वो सारे शिया थे, नवाब भोपाल और नवाब टोंक के अलावा, और तमाम के तमाम नवाब शियाओं ने बनाए। वो तमाम नवाब शियाओं को बनाया गया और वो अंग्रेजों के जरिए बनाए गए। और जैसे जैसे सरकारें आती रही, पाकिस्तान की जब मांगने की बारी आई तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सारे शिया थे। उसके बाद में वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बने। उसके अलावा मीर बाकी जो जिसने अयोध्या का मुद्दा जो है बोया था वो शिया। उसके बाद जैसे जैसे सरकार आई जवाहरलाल नेहरू की, तो तमाम शियाओं ने उन्हें घेर लिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब आई हैं तो शियाओं ने उन्हें घेर कर जिस तरीके से एंटी मुस्लिम माहौल पैदा करने की कोशिश की है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मगर बड़ी खुशी की बात यह है, ईरान का जो रोल पिछले 6 महीने में रहा है, उसने शिया समुदाय की पोल खोल दी। क्योंकि वहां का जो राष्ट्रपति है खामनेई, उसने आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहा, तो देश के किसी भी शिया ने उनको कंडम नहीं किया। उसके बाद वहां के जो विदेश मंत्री जावेद जरीफ, उन्होंने दिल्ली दंगों से लेकर हर चीज को आरएसएस बीजेपी से जोड़कर दिखाने की कोशिश करी, और ये कहा कि भारत के दिल्ली अंदर दंगों मुसलमान के बहुत ज्यादा आरोप को किस तरह पीटा जा रहा जस्टिफाई है। करेंगे? तो इन तमाम शिया समुदाय इन तमाम मुद्दों पर भी ईरान के साथ खड़ा रहा। साहब साहब, आज देश के दिल्ली ताल्लुकात, दंगों का आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे लगता रहा है। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा हो या देश के गद्दारों को गोली मारो डॉट डॉट डॉट, ये सारे आरोप तो लगते रहे हैं। देखिए बीजेपी के लोगों एक को मुस्लिम मालूम है नेता का भी घर जल गया था। कपिल मिश्रा के बारे में लोगों को मालूम है, कपिल मिश्रा किस पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं और कहाँ से क्या सीख के आए हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कहाँ रखा है ये भी आपने देख लिया। प्रदेश की कार्यकारिणी की लिस्ट आई है, भाजपा ने उन्हें कोई औकात नहीं दी, क्योंकि भारतीय जनता सिक्योरिटी तो पार्टी दे दी है ना। सिक्योरिटी तो एक दुश्मन को भी दी जाती है, एक आम आदमी को दी जाती है। जिस अगर मुसलमान उनसे धमकियां नहीं देते फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर जान से मारने की, तो उसे कोई सुरक्षा नहीं मिलती। कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का ना नुमाइंदा है, ना प्रवक्ता है, ना भारतीय जनता पार्टी की सोच का आदमी है। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर चले जाते हैं। और भारतीय जनता ठाकुर पार्टी साहब के बारे में कुछ बोलेंगे? देश के गद्दारों को जो डॉट 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 जो नारे लग रहे थे दिल्ली चुनाव में, बिल्कुल देश के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए और हम भी मारेंगे। और जो भी देश का गद्दार है उसके लिए हम चुनौती हैं। और अगर हमारे लेकिन किसी कहा भी जा नेता रहा ने, था कि ये गद्दार मुसलमान कहे जा रहे थे, मुसलमानों पर नहीं एड्रेस किया जा रहा था। ऐसा है, मुसलमान गलत समझा है इस बात को। मुसलमानों को गद्दार नहीं कहा गया कभी भी। गद्दार जो हैं वो वही चिढ़ रहे हैं इस बात से। ये कोई भी देश का वफादार आदमी इस बात से चिढ़ने वाला नहीं है। मुसलमानों को ये चाहिए कि किसी भी बात को अपने ऊपर न लें, बल्कि देश के गद्दार जो हैं वो कल भी मारे जाते हैं और बच गए हैं जो वो कल मारे जाएंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव कैसा रहेगा? बिहार विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आएगी। भाजपा 100 सीटों से ऊपर जीतेगी, सरकार भाजपा की बनेगी, यानी मुख्यमंत्री भी और भाजपा का होगा। मुझे काफी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। यानी अब नीतीश कुमार साइड कर दिए जाएंगे। नीतीश कुमार को अगर बिहार की पब्लिक पसंद करेगी और बिहार की आवाम उनको पसंद करके उनको इतने वोट देगी कि वो मुख्यमंत्री बन सके, तो वो बनेंगे। वरना जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार की आवाम के फैसले के, उनकी मंशा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। इसलिए आवाम का जो फैसला होगा उसको माना जाएगा। यानी अगर आप बड़ी पार्टी बनते हैं तो सरकार आपकी होगी, मुख्यमंत्री आपका होगा, डिप्टी सीएम चिराग होंगे। चिराग हो या जो है और भी कोई हो, अभी समीकरण बनेंगे, बहुत सारे लोग साथ आएंगे, बहुत से जाएंगे। चुनाव में इस सिलसिला चलता रहेगा। बिहार की आवाम बहुत ज़हीन आवाम है और वो तमाम समीकरणों को देख रही है, तमाम हालात को, सिनेरियो को गौर कर रही है। बिहार की आवाम किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है और वो जानती है कि किसने उनके लिए काम किया है और देश के लिए कौन काम कर रहा है। वो अपना मैंडेट जो देगी वो ऐसे लोगों को देगी जो बिहार को अच्छा चला सके। ठीक है सोहेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, आपने अपना वक्त निकाला।